हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, लॉज और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए हैं बेटा? मेंडल ने दिए। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के ऊपर जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी उसको बेस मान करके दो लॉज प्रपोज किए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसने दो लॉ दिए। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और क्योंकि आपको भी पता है कि मेंडल ने जर्नली कौन सी ट्रेट को लेकर के स्टडी किया, या तो एक ट्रेट को लेकर के या दो ट्रेट को लेकर के। जब उसने एक सिंगल टाइम में सिंगल ट्रेट का इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी किया तो वो कहलाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दो ट्रेट को लेकर के किया तो वो कहलाई डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड के ऊपर बेस्ड उसने दो लॉज दिए हैं बेटा, और डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो ऑब्जर्वेशंस थी उसको लेकर के उसने एक सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दिया जिसको हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या इसको सिंपली हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आगे हम इन्हीं लॉज को स्टडी करेंगे एक एक करके। तीनों लॉ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। खास करके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब भी हम कोई लॉ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डज इट स्टेट्स। इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखना, मेंडल्स का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था इसकी स्टेटमेंट क्या थी? इसने 3 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट इसने क्या कहा कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete unit called factor। कि कैरेक्टर किससे कंट्रोल्ड होते हैं? एक डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होते हैं जिसको हमने क्या कहा था? फैक्टर। ये मेंडल की स्टेटमेंट है। हालांकि जोहानसन ने आगे जाकर के फैक्टर्स को ही क्या बोला था? जीन बोला था, लेकिन मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज़ किया था। मेंडल क्या कह रहे हैं, हमने भी स्टडी किया है, किसी भी कैरेक्टर के लिए जो ट्रेट होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? फैक्टर करता है। कैरेक्टर कौन से जो ट्रेट है, जो इनहेरिट होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर कंट्रोल करता है। मेंडल ने भी कहा है कि वो फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने कहा कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये क्या है? फैक्टर्स है, जिसको आगे जाकर के हमने क्या बोला बेटा? जीन बोला। ठीक है, और एक ही जीन के जो दो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती है उनको हमने कहा है एलील। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। दूसरा पॉइंट मेंडल ने क्या बताया कि फैक्टर्स अकर इन पेयर। कि फैक्टर किस में मिलेंगे? पेयर में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया, और पी प्लांट क्या है? डिप्लॉयड प्लांट है। ठीक है, और डिप्लॉयड प्लांट में एक ही जीन की दो कॉपी होती है। तो इसलिए क्या ऑब्जर्व किया कि फैक्टर्स किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल के पास डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर हो,
अब क्योंकि पेयर दो तरह के हो सकते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, सिमिलर पेयर भी हो सकता है और डिसिमिलर फैक्टर का भी पेयर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर की, तो उसने क्या कहा, जैसे कि हम बात कर ले कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसलिए क्या कहा, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ ए पेयर डोमिनेट्स द अदर। ध्यान से सुनना, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ ए पेयर डोमिनेट्स द अदर। तो जो डोमिनेट कर रहे हैं उस फैक्टर को हम बोलेंगे डोमिनेंट, और जिसके ऊपर वो डोमिनेट हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिसेसिव। तो ये मेंडल ने कहा था कि इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स, दैट इज कॉल्ड डोमिनेट द अदर, और वो दूसरा क्या कहलाएगा, रिसेसिव कहलाएगा। तो ये तीन इसके स्टेटमेंट के पॉइंट थे। अब हम आते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने क्यों बनाया। एक्चुअली मेंडल ने जो लॉज बताए अपने इन्फ्रेंसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाए गए थे, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, इनकी हेल्प से मेंडल ये बता पाया, सिग्निफिकेंस देखो, दो सिग्निफिकेंस इसकी मैं बताऊंगी। इसकी हेल्प से मेंडल ने ये बताया कि F1 जनरेशन में एक ही पेरेंट का ट्रेट दिखाई दिया था, ये हम बात कर चुके हैं, जबकि F2 जनरेशन में बोथ पेरेंटल ट्रेट विजिबल होते हैं। कहा था हमने, जैसे कि एक पेरेंट हमने लिया कैपिटल टी और दूसरा लिया स्मॉल टी, एक टॉल एक ड्वार्फ। तो F1 में तो सिर्फ क्या दिखाई दिया, टॉल, लेकिन F2 में टॉल भी दिखाई दिया और ड्वार्फ भी दिखाई दिया। तो मेंडल इस लॉ की हेल्प से ये एक्सप्लेन कर पाया कि वाई इन F1 जनरेशन ओनली वन पेरेंटल ट्रेट इज विजिबल वेयर एज इन F2 बोथ पेरेंटल ट्रेट आर विजिबल। उसका कारण क्या था, उसने कहा क्योंकि F1 में हेट्रोजाइगस पेयर आता है। कैसा पेयर आता है, हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस पेयर आएगा तो उसने क्या कहा अपनी थर्ड स्टेटमेंट में कि एक एलील दूसरे को डोमिनेट करेगा। तो एक्सप्रेशन सिर्फ किसका आएगा, डोमिनेंट का। तो उसने बताया कि F1 में ऐसा क्यों आया। फिर F2 में दोनों पेरेंटल ट्रेट कवर हो गए, क्यों, क्योंकि F2 में क्या जीनोटाइप आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये जीनोटाइप आएंगे। तो उसने कहा कि इसका तो टॉल ही आएगा क्योंकि ये तो होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेशन किसका आएगा, टॉल का, लेकिन यहाँ पे कैसा आएगा, ड्वार्फ का। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की हेल्प से वो ये प्रूव कर पाया कि F1 में सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट क्यों दिखाई दिया और F2 में दोनों क्यों दिखाई दिए, ठीक है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की हेल्प से ही वो ये प्रूव कर पाया कि F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशो 3:1 क्यों आया। एक इंडिविजुअल हमारे पास ऐसा था, एक दो ऐसे थे और एक ऐसा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसलिए क्या कहा, ये एलील दूसरे का डोमिनेट करेगा तो एक्सप्रेशन किसका आएगा, टॉल का। तो ये दो प्रोजेनी भी टॉल होंगी और ये भी कैसी होगी, टॉल होंगी। तो ये दो चीज़ें ये प्रूव कर पाया। पहली चीज़ क्या प्रूव कर पाया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग उसने एक्सप्लेन किया कि F1 में एक ही पेरेंटल ट्रेट विजिबल है जबकि F2 में दोनों दिखाई दे रहे हैं। F1 में एक ही पेरेंटल ट्रेट दिखाई देगा जबकि F2 में दोनों दिखाई देंगे। दूसरा, उसने इसी लॉ की हेल्प से प्रूव कर दिया कि F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशो 3:1 क्यों आ रहा है। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम एक्सप्लेन कैसे करें, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की जब एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो हम कोई भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस दे करके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में प्रॉपर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने हैं विद प्रॉपर रूल, लेकिन आपको क्या क्या पॉइंट हाईलाइट करने हैं। एक तो F1 का रिजल्ट आपको हाईलाइट करना है कि F1 में फिनोटाइप किसका आएगा, डोमिनेंट पेरेंट का। किसका फिनोटाइप आएगा, डोमिनेंट पेरेंट का। दूसरा हमें हाईलाइट करना है कि F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशो क्या आएगा, 3:1। ये हमें हाईलाइट करना है। तो एक क्रॉस में आपको करके बता देती हूँ, वैसे आपको अब आगे होगी।
मान लो अब हम बात करें एक ऐसे पेरेंटल फिनोटाइप की, हमने वॉयलेट कलर और वाइट कलर ले लिया है। तो एक तो आपका प्लांट है वॉयलेट फ्लावर वाला और एक आपका प्लांट है वाइट फ्लावर वाला। तो क्योंकि हम प्योर लाइन से शुरुआत करेंगे तो पेरेंट का जीनोटाइप क्या आ जाएगा बेटा, वॉयलेट का आ जाएगा कैपिटल वी, तो वाइट का क्या आ जाएगा स्मॉल वी। ठीक है, गैमीट हम बना लेते हैं इनके। तो क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक ही पेयर ऑफ एलील है, तो एक पेरेंट कितने गैमीट बनाएगा, 2। सिमिलरली वाइट वाला पेरेंट भी आपके 2 गैमीट बना लेगा। सीधा हम निकाल देते हैं F1। तो F1 क्या आएगा, कैपिटल वी स्मॉल वी। हमें पता है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आएगा और फिनोटाइप क्या आएगा, वॉयलेट फ्लावर। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग उसने ये एक्सप्लेन किया कि F1 जनरेशन में एक ही पेरेंट का ट्रेट क्यों आता है। तो देखो यहाँ पर फिर से किसका ट्रेट आया है, एक ही पेरेंट का है जो कि वॉयलेट फ्लावर है, जो कि डोमिनेंट पेरेंट है। फिर हमने क्या कर दिया, इसकी सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराई तो हमने क्या किया, एक F1 प्रोजेनी की दूसरी F1 प्रोजेनी के साथ मैटिंग करा दी। एक का मेल पार्ट सेलेक्ट कर लिया और एक का फीमेल, गैमेट्स बनाए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक पेरेंट आपके 2 गैमेट बनाएगा, कैपिटल वी स्मॉल वी। यहाँ भी 2 गैमेट बनाएगा, कैपिटल वी स्मॉल वी। ठीक है, F2 जनरेशन हमने निकाल दे तो मेल के गैमेट आपके टॉप मोस्ट रो में, फीमेल के हॉरिजॉन्टल लेफ्ट कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी। तो प्रोजेनी क्या आएगी बेटा, यहाँ तो आएगी कैपिटल वी, यहाँ कैपिटल वी स्मॉल वी, यहाँ कैपिटल वी स्मॉल वी और यहाँ स्मॉल वी। तो हमने क्या देखा, 3 टाइप के जीनोटाइप आएंगे, कैपिटल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी और स्मॉल वी। कैपिटल वी प्रोजेनी कितनी आई, 1, कैपिटल वी स्मॉल वी 2 और स्मॉल वी 1। तो आपका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, 1:2:1। लेकिन फिनोटाइपिक की बात करें तो ये प्रोड्यूस करेगा वॉयलेट फ्लावर, ये भी प्रोड्यूस करेगा वॉयलेट फ्लावर, जबकि ये प्रोड्यूस करेगा वाइट फ्लावर। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1। यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है कि 3 क्या है, वॉयलेट फ्लावर और 1 क्या है, वाइट फ्लावर। एक पेरेंटल ट्रेट आपको F1 में दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन किस में दिखाई दे रहा है, F2 में, और वो ट्रेट कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट है। तो ये आपको हाईलाइट करना है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के पॉइंट्स है। अब एक चीज़ आती है जो मेंडल ने नहीं बताई, जो बाद में ऐड की गई है, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शंस में आता है जहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लीकेबल नहीं होता है। तो 2 एक्सेप्शंस आपकी एनसीईआरटी ने बताई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। एक्सेप्शंस वाला पार्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। इसको हम डिटेल में तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लीकेबल नहीं होता है, या व्हाट आर द 2 एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो 2 एक्सेप्शन क्या है, एक तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सेकंड है कोडोमिनेंस। इनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। दोनों ही मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस है, सिंगल ट्रेट को लेकर के हैं, लेकिन इन दोनों क्रॉसेस के अंदर इनहेरिटेंस पैटर्न वैसा नहीं होगा जैसा मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग बताया। मेंडल ने तो क्या बताया कि F1 जनरेशन का फिनोटाइप एक ही पेरेंट का आएगा और वो पेरेंट कौन सा होगा, डोमिनेंट होगा। लेकिन बाद में हम पढ़ेंगे कि इनमें क्या होता है, इनका इनहेरिटेंस पैटर्न वैसा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट मेंडल ने बताया कि F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल ट्रेट रिकवर होंगे, किस रेशियो में, 3:1 में। तो यहाँ पर भी हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। तो बेटा वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। आपका जेनेटिक्स का मेन पार्ट चल रहा है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको जेनेटिक्स नहीं आएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो जितना हो सकता है आपको पॉइंट्स की प्रैक्टिस करनी है और मेन मेन पॉइंट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें बेटा। थैंक यू।